बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ सब बिकता है और मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज वारसी। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने ओवरसीज के हवाले से डिस्कस नहीं किया, जिनके मसाइल बहुत आम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की बात की जाए तो हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बाहर के मुल्क चला जाऊँ, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे शादी करनी हो, या चाहे वहां से पैसे कमाकर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी बनानी हो ताकि रिश्तेदारों में और यहाँ की सोसाइटी के अंदर अपना असर रसूख बना सके। लेकिन होता कुछ यूं है कि वहां पर पाई जोड़ने के बाद यहाँ पर पैसे भेजे जाते हैं, या तो प्लॉट ले लिया जाता है या किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, और इस ख्वाहिश के साथ कि मैं कभी जाऊंगा और अपनी उस प्रॉपर्टी को खूब एंजॉय करूंगा, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि आय हाय उस पर तो कब्जा हो गया। फिर वो बेचारा चक्कर लगाता है कोर्ट्स के, या जो भी उसका एक तरीकाकार जो उसका प्रोसीजर होता है, शिकायत करता है कहीं पर, फिर उसका इजाला नहीं हो पाता है। मेरे साथ मौजूद है मलिक जहांगीर हुसैन बारा साहब, जो कि चेयरमैन है लाहौर ओवरसीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर आप? अच्छा, इनके साथ मौजूद है जिनके पास पूरे पंजाब का लैंड रिकॉर्ड होता है, और इनसे जानेंगे कहां पर कौन सी जमीन लीगल, कहां पर इलीगल है। मेरे साथ मौजूद है रिजवान नजीर साहब, जो कि एक्स डायरेक्टर हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? थैंक यू। पहले तो ये बताइएगा कि ओवरसीज कमीशन के क़याम का जो मकसद है वो क्या है और इसका क्या तरीकाकार होता है? इसके क़याम का मकसद बेसिकली यही था कि जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाकर पाकिस्तान के अंदर अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है। तो इन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करवाने के लिए, या इसके अलावा वैसे भी किसी सरकारी महकमे के साथ अगर कोई उनको कंप्लेंट है तो वो भी इसी कमीशन के अंदर एप्लीकेशन आती है और फिर उसको वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। और इसमें पिछले कोई तकरीबन आज तक कोई 30,000 के करीब एप्लीकेशन पिछले 3 साल के अंदर जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस ओवरसीज कमीशन के अंदर भेजी हैं। 30,000 एप्लीकेशंस ओवरसीज पूरे पंजाब का, ये पंजाब के अंदर सिर्फ बना भेजी हैं, और जिसमें ये लाहौर जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट के निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन हैं। तो इसको ये इसी तरह समझ लें कि 30% पूरे पंजाब के अंदर वो बाकी जो हैं, और 70% सिर्फ लाहौर के अंदर एप्लीकेशंस हैं। और इस वक्त कोई 2000 के करीब अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और इसमें कुछ ऐसा हमारी मजबूरी के तहत कुछ ओवरसीज ऐसे भी हैं जो कोर्टों में डायरेक्टली चले जाते हैं, तो फिर उनकी वो वहाँ पे प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि जो ओवरसीज कमीशन है इसका क़याम कब हुआ था? ये इसका क़याम 2014 में हुआ था पिछली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ये एक समझ लें कि उस वक्त बिल्कुल इतनी इसके पास पावर्स और इतने इख्तियारात नहीं थे। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने आके ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो कि पंजाब के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने, और ख़ास तौर पर जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं पंजाब के वसीम रामे साहब, उन्होंने मेहनत करके बाकायदा तौर पर इसके लिए लेजिस्लेशन करवाई है। और उसके अंदर अब हमारे पास जुडिशल पावर्स हैं, हम नोटिस कर सकते हैं पार्टियों को और उन्हें बुलाकर फोर्सली पुलिस जो है ना उन्हें तलब कर लेके भी आती है, और उस कमीशन के अंदर उन्हें बुलाकर ओवरसीज का जो भी मसला होता है उसको वहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है। जो भी मसला है वो सॉल्व करवाने के लिए आपको लगता है कि यानी ओवरसीज जो है वो फैसिलिटेट करने की बजाय जो है वो सिर्फ मसले हल करने के लिए होता है? बहरहाल, तो रिजवान साहब क्या समझते हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड के अथॉरिटी के पास जो है वो ओवरसीज का भी रिकॉर्ड होता है? जी बिल्कुल, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है इसके पास तो जितने भी लैंड ओनर्स हैं पंजाब में उन सब का रिकॉर्ड है, वो बेशक पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो सभी का रिकॉर्ड जो है वो PLRA के पास मौजूद है और कंप्यूटराइज्ड है। तो एक सवाल, जैसे कि रिकॉर्ड तो उनके पास आ गया हर चीज़ का, तो फिर कब्जा उस पर कैसे हो जाता है? क्योंकि नाम पर तो ज़मीन उस ओवरसीज पाकिस्तानी की होती है, तो फिर कैसे दूसरे के नाम पर मुंतकिल हो जाती है?
वो प्रोसीजर क्या होता है? कब्जा और चीज़ है, ओनरशिप जो है वो और चीज़ है। अगर आप कागज़ों में ओनर है, कंप्यूटर में भी आप ओनर हैं और महकमा माल के रिकॉर्ड में भी आप ओनर हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि आपका कब्जा भी मौके पे उस जगह पे। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमारा जो कब्जा ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए जो सबसे आसान शिकार है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। वो इस वजह से कि वो एब्सेंटी होता है, मुल्क से बाहर होता है, उसने कभी कभार अपने मुल्क में आना है, साल बाद 2 साल बाद, कभी 1 माह की छुट्टी पे आ गया वो। तो कब्जा करने वाले जो हैं वो या तो कब्जा ग्रुप होता है जो कि इस चीज़ की हमेशा ताक में रहता है कि देखें कि कौन सा प्लाट खाली पड़ा हुआ है, किसका ओनर जो है वो उसको अटेंड नहीं कर रहा या काफ़ी देर से बना नहीं रहा, तो उस पर कब्जा कर लिया। या उसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के करीबी अजीज़, उसके अपने बहन भाई, उसके अपने दोस्त या जिनके सपुर्द वो प्रॉपर्टी की देखभाल करके गया है, वही उसको डिसीव कर रहे होते हैं और वही उसकी ज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। उन्हें पता है कि इस शख्स ने कभी कभार पाकिस्तान आना है, जो 1 माह आएगा वो टरखा के उसको वो फिर थक कर के वापस चला जाएगा। या उसका अपना टेनेंट जिसको उसने वो प्रॉपर्टी किराए पे दी होती है, तो वो भी यही समझता है कि वो मालिक कौन सा यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी कोई ना कोई कागजात बना के उस पर कब्जा कर लेता है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी खास है वो ये भी है कि मतलब कागजी रिकॉर्ड से भी वो बंदा है, कंप्यूटर से भी वो बंदा है, हर कागज से उस बंदे का ना है, लेकिन फिर भी उसकी जमीन पर कब्जा है, तो वो फिर भी धक्के क्यों खाएगा बेचारा? जी, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कुछ खामियां भी हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है वो दूसरों को ये एक मौका मिल जाता है कब्जा करने का। जिसमें सबसे जो एक चीज़ है वो मुश्तरका खाता, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, ये रेवेन्यू की टर्म है कि एक ही खाते के अंदर 8-10 मालिक होते हैं। मैं ज़रूरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ, अगर 8-10 मालिक हैं और उसमें से एक मालिक जो है वो एब्सेंटी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो बाहर चला गया, तो दूसरे जो शरीक खाता है वो उनके साथ उसकी ज़मीन लगती है, वो भी उस ज़मीन को काश्त कर लेते हैं, उस पर फसल लगा लेते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। नहीं, कभी ऐसा करते हैं कि 4-5 बंदे हों, आपस में मिले हुए हों और 7वां बंदा जो है वो बाहर के मुल्क में हो और जिनके पास सारा लैंड का रिकॉर्ड हो, उसको 4-5 पैसे लगा के कि यार इन्हों भी मेरे नाम पे कर दे, इस तरह होता है? जी नहीं, नाम पे करना तो बहुत मुश्किल है। देखें, नाम पे तो वो नहीं हो सकती, वो तो फ्रॉड फौरी पकड़ा जाएगा। क्या समझते हैं ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के मुल्क रहते हैं, उनका क्या तरीका वारदात होता है आपको एप्लीकेशन देने का? उसके लिए यह है कि जी ओपीसी का एक पोर्टल बना हुआ है, तो उसमें वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं तो वहाँ पे आप खोलते हैं अपना पोर्टल खोल के, तो उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकली आना हो तो सीएम हाउस के अंदर एक बाकायदा सेल बना हुआ है, वहाँ पे आके वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसका एक बाकायदा प्रॉपर तरीकाकार तो यही है। ये उसको अगर वो बाहर के मुल्क में है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो वो अपना ऑनलाइन प्रोसीजर कर सकता है? नहीं, उसमें ये है कि हम उसको वीडियो लिंक पे भी ले रहे हैं आजकल, और इसके साथ साथ वो अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकता है यहाँ पे, जो उनकी गैर मौजूदगी में आके अपनी बात जो है वो कमीशन के सामने सारी रख सकता है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कि उसका यहाँ पे खुद होना भी ज़रूरी नहीं है, किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकता है जो कमीशन की उस हेयरिंग में आके शामिल होके तो वो बात अपनी बयान कर सकता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनके प्रॉब्लम्स इस तरह से हल करने के लिए कुछ फीस भी ली जाती है उनसे? नहीं जी, ये बिल्कुल इसमें कोई फीस किया जाता है नहीं, कुछ भी नहीं, ये कोई फीस नहीं है इसमें। सर, ये कैसे हो सकता है कि ये एक फोरम जो बना है, ये इसमें कानून साजी की गई है बाकायदा, और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेयरपर्सन, जैसे कि मैं लाहौर के अंदर हूँ और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का जो डीपीओ है या डिस्ट्रिक्ट हेड पुलिस है वो इसमें मेंबर है, एडीसीआर साहब जो हैं वो इसमें सेक्रेटरी हैं बाकायदा, और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल, और ये पूरी एक टीम है मिलके जो है ना। इसमें प्राइवेटली तो 2 मेंबर फिर मेरे साथ वो भी हैं कि जो ये 3 साल के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, तो इसमें किसी से कोई फीस कोई कुछ नहीं लिया जाता। यानी इसमें कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटी किया जाता है। सही। अच्छा, रिजवान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर जो अभी ज़मीनें वागुज़ार कराई गई हैं, जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, उन पर जो है कब्ज़ा जो है वो किस तरह से किया जाता है, वो या वो रिकॉर्ड जो होता है वो किन के पास मौजूद होता है?
देखें रिकॉर्ड तो जो है वो एक्सक्लूसिव ओनरशिप उसकी महकमा माल के पास है। अच्छा, ठीक है, अगर वो ज़राई रिकॉर्ड है। अगर वो अर्बन रिकॉर्ड है तो वो जो भी मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास है। जैसे लाहौर में जो स्कीमें बनी हुई हैं उनका रिकॉर्ड जो LDA के पास होगा, इसी तरह जो फैसलाबाद है वहाँ का रिकॉर्ड जो है वो FDA के पास होगा। मगर जो ज़राई ज़मीन है उनका रिकॉर्ड तो एक्सक्लूसिवली जो है वो महकमा माल के पास है, या पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो कि महकमा माल के अंडर एक अथॉरिटी बनी हुई है उनके पास है। तो जहाँ तक ज़मीनों पे कब्जे का ताल्लुक है, तो ये जो कब्जे जितने भी वागुजार करवाए हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये वो कब्जे हैं जो कि स्टेट लैंड पे हुए हैं, जो कि सरकारी ज़मीनों पे हुए हैं। हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ सरकारी ज़मीन जो है वो रखी होती है सरकार ने, ताकि अगर गांव की एक्सटेंशन करनी हो, वहाँ पे मज़ीद अहाताजात बनाने हो, कोई खेल का मैदान बनाना हो, मस्जिद बनानी हो, स्कूल बनाना हो, या कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कोई भी आपने बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हर गाँव में सरकार ने सरकारी ज़मीन जो है वो मुख्तस की होती है। अब जो गाँव के इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनमें मुतलका नंबरदार भी हो सकता है, या वहाँ के कोई जो भी असर व रसूख वाले बंदे हैं, सियासी या गैर सियासी, तो वो मिलके उस ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। और यकीनन उसके साथ जो महकमा माल के पटवारी हजरात हैं, जो अमला है, वो उनकी मामनत करता है इस तरह के कब्ज़ों में। तो वो बड़े पुराने कब्ज़े जो हैं वो देखने में आए हैं, तो उन्होंने वो उस तरह कब्जे। अगर आप शहरी इलाकों में आ जाएं तो शहर में भी स्टेट लैंड्स हैं, और जो TMA है मुतलका उसकी ज़मीनें होती हैं, उन ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। कारपोरेशन की ज़मीनें हैं या महकमा नहर की ज़मीनें अक्सर शहरों के अंदर, उन पे कब्जा कर लिया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि अजीज़ो अकारिब के अलावा जो उस इलाके का असर और रसूख वाला बंदा हो, MNA हो, MPA हो, वो ओवरसीज पाकिस्तानी की ज़मीन पर कब्जा कर ले, तो आप फिर कैसे उसको कब्जा छुड़वा के देते हैं? देखिए, इसमें आज तक जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, डायरेक्टली तो हो सकता है कि पीछे से किसी को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई MP MNA जाके किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली कब्जा करे। उसमें अगर कोई इस तरह का कोई असर सूख वाला बंदा हो भी, तो हम उसको भी बुलाते हैं और बुला के उन्हें बाकायदा तौर पर जो जिसका राइट होता है उसको दिलवाने के लिए पूरी की पूरी ये कमेटी कोशिश करती है, और इसमें पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसे तो शिकायत आई होंगी कि MNAs या MPs ने कब्जे किए हुए हैं? फिलहाल अभी तक तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो आपने अभी कहा ना कि फैमिलीज की वो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह अभी रिजवान साहब बात कर रहे थे कि जो मौजाजात अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुए, तो वहाँ पे आज भी फॉर्जरी हो रही है कि एक प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है और वहाँ पे कोई दूसरा कोई खातून है या कोई फ़र्द है, तो उसके वो जाली शनाख्ती कार्ड बना के तो वहाँ पे आके कोई इस तरह का उसका इस्तेमाल करके, बल्कि पिछले दिनों मेरे पास आज भी एक केस लगा हुआ था कि जिसमें एक फैमिली ने ज़मीन ख़रीदी और वो बाहर चले गए। अब तकरीबन उस वक़्त उन्होंने बाउंड्री वगैरह की और बाहर चले गए कि हमारी ये प्रॉपर्टी 2 कनाल या 2.5 कनाल थी। तो जब वापस आए तो पता चला कि किसी और ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। अब जब हमने उसकी रिश्तेदार नहीं है, कोई और पार्टी कब्जा ग्रुप MNA MPA नहीं, कोई MNA MPA नहीं, तो वहाँ के कोई लोकल लोग थे, तो उन्होंने किया है। जब हमने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी ये खातून है, तो इसने हमें बेचा है। अब हुआ क्या है कि उसमें उस खातून का जो है वो ID कार्ड बनाया गया, और वो जो फ्रॉड खातून थी उसको सामने ला के, क्योंकि वो मैनुअल था, वो उसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं था, और वो उसकी फ़र्द भी हासिल कर ली गई पटवारी से मिलके, और वो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर वो ज़मीन आगे उन्होंने उसमें कुछ बेच भी दी थी। लेकिन चूँकि वो उनकी किस्मत अच्छी सी, इन टाइम वो हमारे पास पहुंच गए, तो हमने वो सारा कुछ स्टॉप करवा दिया और उनके खिलाफ बाकायदा FIR करवा दी, पटवारी के खिलाफ FIR करवा दी। तो सब पटवारी के खिलाफ भी FIR कटवा दी, पटवारी के खिलाफ भी हुई है, और उसके साथ साथ सब रजिस्ट्रार के खिलाफ भी हमने इंक्वायरी करके भेजी है कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है ना रजिस्टर कर लिए हैं। अच्छा। तो उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये एक ऐसा फॉरम है कि जिसके अंदर ओवरसीज को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह एंटरटेन किया जाता है, और उनके जितने भी राइट्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह ये पूरे का पूरा कमीशन जो है ना वो लुक आफ्टर करता है। तो इस तरह की कंप्लेंट हैं जिसमें ये। अच्छा बारा साहब, मुझे ना ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जो है ना बात करेंगे। बारा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो बात ये है कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड के पास नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम में नहीं है, तो उन्होंने ज़मीन अदा की बने, ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
200-300 प्लाट जो है ना वो 10-15 हज़ार लोगों को दिखाया जाता है और उनसे पैसा बटोर लिया जाता है। अब जब उनसे बुकिंग की जाती है तो वो एक टेक्निकल जो चीज़ है, जो अमूमन ये नहीं है कि सिर्फ ओवरसीज़, आम हमारे शहरी भी इसको नहीं समझते और वो जाके इत्तेमाद के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर उन्हें वो बुकिंग करवा देते हैं, अपनी जो एक मेहनत से कमाई है वो उनके हवाले कर देते हैं। उसके बाद वो फिर किस्तें वसूल करते रहते। जब उनकी वो किस्तें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर एक ख्वाहिश होती है, होप होती है कि जी आज मेरी वो जो एक ख्वाब हर पाकिस्तानी देखता है, जिसकी ये होता है कि जी मैंने अपनी मेहनत से एक पीस ऑफ लैंड ख़रीदा है और इसके ऊपर मैं अपना एक सपनों का महल बनाऊंगा, एक अपने बच्चों के लिए एक घर बनाऊंगा। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो पता चलता है कि जी यही इसी पोर्शन के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो है ना वो तो ख्वार हो रहे हैं। और ये अब वो उनका नया फिर एक उन्हें ऑप्शन होता है कि जी देखें ना जी ये पोर्शन, इसमें तो आप को अब हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो हमारा नेक्स्ट जो फेज आ रहा है उसमें हम आपको लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर वो यही है कि कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उसमें फिर उनसे डेवलपमेंट चार्जेस मांगते हैं और इसी दौरान वो लोग फिर कई साल तक वो कोई डायरेक्ट कोर्टों में चले जाते हैं और जिसमें वो फिर बड़े कंफर्टेबल होते हैं ये इस तरह के लोग, क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक साल तक फिर हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है उसके अंदर, फिर सिविल कोर्ट के अंदर, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, फिर उसके बाद आगे हाई कोर्ट है, मतलब इतना फिर एक लेंथी और लंबा हो जाता है कि वो बेचारे ख्वार होकर आखिर थक कार कर घर में बैठ जाते हैं। रिजवान साहब, मैंने अगला सवाल करना, लेकिन साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है कि ये ना हो कि मैं कोई मतलब उल्टा सीधा सवाल करूं और मेरी जमीन ची हेरा फेरी कर दें। अच्छा रिजवान साहब, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन वो खास फर्क नहीं पाया, रीजन? जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। जहाँ पे ज़मीन के मामलात आ जाते हैं, पैसे के मामलात आ जाते हैं, वहाँ पे स्टेक्स भी बड़े हो जाते हैं। अच्छा। और कब्जा ग्रुप और इस तरह के जो असर रसूख वाले आदमी हैं, देखो रिजवान साहब, किसी सारी चीज कब्जा ग्रुप पे ना सिटो, मतलब हम मानते हैं कि कब्जा ग्रुप है जी, थोड़ा सा मार्जिन अपने आप पे भी ले लें। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बिल्कुल। और अभी 3-4 दिन पहले भी आपने खबर पढ़ी होगी कि अब तक जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है वहाँ से कुछ 100 के करीब अफसरान को नौकरी से फारग कर दिया गया है। 300 मुलाजिमीन थे। जी बिल्कुल प्रॉपर इंक्वायरीज करके। और मैंने खुद भी काफ़ी इंक्वायरीज जो है ना उसमें की हैं, जिनमें लोगों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो है वो रिकमेंड किया है। बिल्कुल फ्रॉड हो रहे हैं, अमला जो है वो साथ मिला होता है, मगर कंप्यूटर सिस्टम की खूबसूरती ये है कि उसमें फ्रॉड करने वाला बच नहीं सकता, वो फौरी तौर पे फ्रॉड जो है वो सामने आ जाता है, जो कि मैनुअल रिकॉर्ड में काफ़ी देर आपको लगती थी फ्रॉड ये तक पहुंचने के लिए या जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए। जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम में तो बिल्कुल जो है वो आप एक दिन में जिम्मेदारी फिक्स करके जो है वो बंदे तक पहुंच जाते हैं कि किसने फ्रॉड किया, तो जो पकड़ा जाता है उसकी सजा जो है। रिजवान साहब तो कह रहे हैं कि बस कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, हम सारी चीज ना शफाफ हो गई है, उन तक तो कोई मसला ही कोई नहीं है। कि अभी भी लाहौर के अंदर बहुत सी जमीनें हैं कंप्यूटराइज होने के बावजूद मसले मसाइल चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे इस पर, आपके क्या आज भी हैं कई मौजाजात हैं ऐसे हैं कि जो बदकिस्मती से एक रिजवान साहब को पता है, इसको आप शायद ना समझे, तो एक इस्तेमाल होता है, यानी उस मौजे के अंदर फ़र्ज़ किया कि 20,000 कनाल ज़मीन है या 10,000 कनाल ज़मीन है या 5,000 कनाल ज़मीन है, तो उसकी एक इस्तेमाल होता है जिस टर्म में आप ये कह सकते हैं कि जी उसमें मलकियत और खाते कतौनियों के नंबर भी चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। उसमें आज तक कई मौजाजात ऐसे हैं कि जी जो 1970 से इस्तेमाल शुरू हुआ है और आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। ये भी मैं समझता हूँ कि ये लैंड अथॉरिटी जो है ना, इसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक धब्बा है कि इन चीज़ों को सेटल होना चाहिए, ताकि लोग 50 साल अरसा कम नहीं होता, यानी आपने किसी मौजे को अगर सेटलमेंट में लेके आना है और 50 साल गुजरे हुए हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं ये मौजा नियाज बेग है, ये हज़ारों एकड़ पर फैला हुआ मौजा है, लेकिन आज तक में तो बहुत सारे जमीनों पर कब्जे भी हुए इस तरह के मामलात हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ और हैं मौजा, ये चंद्राए हैं, मतलब काफ़ी लाहौर के अंदर आज भी कई ऐसे मौजाजात हैं कि जो कंप्यूटराइज नहीं हो सके। अच्छा रिजवान साहब, ये जो है रिकॉर्ड अथॉरिटी पे जो धब्बा लगा हुआ है,
इसको कोई साफ किया जा रहा है या कोई अमली इकदाम किए जा रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, बड़ी तेज़ी से इस पे अमली इकदाम हो रहे हैं और डेली बेसिस पे जो है ये इस सिस्टम को रिव्यू किया जा रहा है। देखा ना, एक नया सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम इससे पहले नहीं था, ये नया सिस्टम है। ठीक है, जब नया सिस्टम आप लॉन्च करते हैं तो उसमें जाहिर बात है जब आप तजर्बे से गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ खूबियाँ खामियाँ उसकी जो है वो सामने आती। अगर एक इंक्वायरी की और उसमें पता चला कि जी सिस्टम की इस खामी को बाईपास करके जो है ना ये एक इंतकाल गलत हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में उस खामी को दूर कर दिया जाएगा और प्लग कर दिया जाएगा ताकि दोबारा से जो है वो चीज़ ना हो। तो इस तरह की जो रीवैम्पिंग है सिस्टम की वो बिल्कुल डेली बेसिस पे हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है और हमें मेरे बालों की सफेदी तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं जल्दी, बहुत तेजी से। जितने भी जमीन के मसले आते हैं लोग बूढ़े हो जाते हैं काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा खास है और मेरे देखने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज से जो है वो गुजर रहे होंगे। लाहौर में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जहां पर रजिस्ट्री इंतकाल नहीं हुआ होता, सिर्फ स्टाम्प पेपर पे जमीन लिख कर दे दी जाती है ना, तो वो लोग चढ़े हैं वो 20-20 साल से 25-25 साल से सिर्फ वो उस स्टाम्प पेपर की वजह से रुके हुए होते हैं। वो उसका क्या प्रोसीजर है? अगर वो स्टाम्प पेपर वाला बंदा लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को ले जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है? क्या उसको रजिस्ट्री इंतकाल मिलता है? जी नहीं, कतन भी नहीं मिलता। स्टैम्प पेपर की कोई हैसियत नहीं है। जो हैसियत है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की, जिसे आप उर्फ आम में रजिस्ट्री कहते हैं या बैनामा कहते हैं या कन्वेंस डीड कहते हैं, सिर्फ उसकी हैसियत है। स्टैम्प पेपर तो दो पार्टियों ने आपस में बैठ के लिख लिया। अगर मैं और आप मिलके कह दें कि जी ये स्टूडियो जो है वो मेरा है, तो क्या ये स्टूडियो मेरा तो नहीं ना हो जाएगा सिर्फ स्टैम्प पेपर लिखने से? तो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तो बिल्कुल ना तो उस सिस्टम में वो बंदा मालक है जो स्टैम्प पेपर लिख के दे रहा है, ना ही उस स्टैम्प पेपर की कोई कानूनी हैसियत है। कानूनी हैसियत तो रजिस्ट्री की है, जो ड्यूली रजिस्टर्ड है। उनका क्या बनेगा? नहीं देखें, जिनके पास है वो जो पुराने जो शहर है ना, अंदरून शहर, वहाँ पे वो लोगों ने अक्सर जो है वो स्टामों के जरिए से, जो कि वो जद्दी लोग बैठे हुए हैं, वो 1947 से कोई हिंदू सिख छोड़ के गया तो वो जद्दी बैठे हैं, तो वो स्टामों पे सौदे करते हैं आपस में। अदरवाइज जो सेटल्ड एरिया है जहाँ पे बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ पे तो स्टैम्प पेपर का कोई तस्वर नहीं है। वहाँ पे आप पटवारी से या कंप्यूटर सिस्टम से फर्द लेंगे, उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से आप जिन दो पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी जमीन होती है उसको उसके नाम कर देता है, तो वो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास जाता है कि ये जमीन हमारा आपस में ये बातचीत हुआ है या हमने इसको पेपर पर साइन किया है, तो मैं इसको लीगली अपने नाम पर जो है वो करवाना चाहता हूँ। क्या ये प्रोसीजर होता है? देखें, जो एग्रीमेंट आपने लफ्ज यूज किया ना, एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल एक टर्म है, उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। वो जमीन खरीदते वक्त पहले दो पार्टियां आपस में एग्रीमेंट टू सेल करती हैं और उसके बाद फिर जाके वो रजिस्ट्री करती हैं। वो तो ठीक है, वो तो एक वैलिड जमीन का होगा ना, जिस जमीन का बंदा मालिक है उसी का एग्रीमेंट टू सेल करेगा ना। अगर एक जमीन का मैं मालिक ही नहीं हूं तो मैं उसका एग्रीमेंट टू सेल क्यों कर सकूंगा? मगर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। जमीनों पर ऐसा होता है कि कब्जा एक असर और सुख वाला बंदा कब्जा कर लेता है, फिर उस कब्जा की गई जमीन को आगे बेच देता है स्टाम्प पेपर के जरिए। नहीं, वो जमीन है जो सेटलमेंट में नहीं है, शामलाट एक ये समय उसमें ये भी है। बाज़ का ये जो अभी पिछले दिनों इस गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर बड़ा इनिशिएटिव एक्शन भी लिया, ये जो गवर्नमेंट की ज़मीनें थी उनके ऊपर कोई बंदा कब्जा करता है और फिर वो 5-5, 10-10 मरले में लोगों को स्टाम्प पेपर के ऊपर वो बना के दे जाता है और वहाँ पे लोग बेचारे 20-20, 25-25 सालों से घर बना के बैठे हुए हैं। और जब जिस तरह के इससे पहले कभी किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और मौजूदा इस गवर्नमेंट में जिसमें ख़ास तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम ने इसके ऊपर आके, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का ये बड़ा एक विजन था कि ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं इनके ख़िलाफ़ किस तरह एक्शन लिया जाए। तो ये सबसे पहले जो स्टेप लिया गया, ये गवर्नमेंट की जितनी भी पूरे पंजाब के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी ज़मीनें पड़ी हैं उनको देखा गया और उसके बाद वो हज़ारों लाखों एकड़ के हिसाब से पंजाब के अंदर थी जो वागुजार करवाई गई हैं। अब क्या है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब ये फिर वही आ जाता है कि यही ज़मीनें अगर प्रॉपर जिस तरह के पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर मुख्तलिफ ये इसके ऊपर प्रपोजल तैयार हो रही हैं कि वहाँ पे लोगों को घर बना कर दे दिए जाएँ, या यही ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यानी ये जो है जो जमीनें वागुजार कराई गई हैं, क्या इनको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इस्तेमाल किया जाएगा? जी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कर सकती है। सही, किस तरह से कर सकते हैं और किस कदर जो है ना वो एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आप लोग एलडीए को नहीं बताते कि फलां जगह पर गलत सोसाइटी बन रही है या इलीगल सोसाइटी बन रही है, या आप दोनों डिपार्टमेंट्स का आपस में राब्ता नहीं होता, या अपनी अपनी मस्तियों में दोनों डिपार्टमेंट्स घूम रहे लेकिन जो हैं। सोसाइटियों का सब्जेक्ट है वो एक्सक्लूसिवली एलडीए का है, उसमें पेलरा का कोई अमल दखल नहीं। लेकिन लैंड रिकॉर्ड तो आपके पास है ना? जी, लैंड कार्ड हमारे पास है, मगर जब आपने कोई स्कीम बनानी है, आपने मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी को अप्लाई करना है, तो हम आपको फ़र्द दे देंगे। आप हमसे मांगेंगे जी ये मेरी ज़मीन है, मैं इस पर सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, आप मुझे फ़र्द दे दें, तो हम तो फ़र्द दे के फारग हो जाएंगे। उसके बाद फिर एलडीए का काम शुरू हो जाता है, और जितने भी उसमें जो रेगुलेशंस हैं एलडीए के उसने अप्लाई करना है वो एलडीए ने करना है। सोसाइटी से मुतलका सोसाइटी को अप्रूव जो है वो एलडीए ने करना है, पेलरा ने अप्रूव नहीं करना। पेलरा ने तो सिर्फ फर्द दी। यानी दोनों डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, वेरिफिकेशन की हद तक होती है, वेरिफिकेशन की हद तक, वेरिफिकेशन की हद तक हो सकता है, इसके आगे कोई नहीं। अपने अब तक के रिकॉर्ड में कोई दिलचस्प केस आपकी नजर में आया हो? पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था कि साहबका एक ब्यूरोक्रेट थे, कमिश्नर रैंक के अफसर थे, तो उनकी ये समझ लें, क्योंकि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि वो चूंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, तो उनका बेटा एक एप्लीकेशन लेके मेरे पास आया कि जी मेरे वालिद साहब को मेरे जो वालिद के मुंशी थे उन्होंने मर्डर कर दिया है, और हमारी कोई 25 से 30 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी, या कुछ पेमेंट थी जो उस मुंशी के ज़रिए से उन्होंने कारोबार में लगाई थी, और बेटा जो अमेरिका में रहता था। तो हुआ ये कि जी वो एक नाजायज़ कमाई थी, वो मुंशी को फ्रंटमैन बना के वो उन्होंने अपने किसी बिजनेस में लगाई। अब वो रिटायरमेंट के बाद वो जो अफसर थे वो अपने घर में रह रहे थे, बेटा बाहर था, तो वो एक दिन उसने मौका पाकर उसको तकिया रखा और उसको मर्डर कर दिया। अब बेटा जो था उसने वहाँ से ये कॉल की कि इसको अभी तक दफनाना नहीं जब तक मैं ना हूँ, लेकिन उसने बड़ी जल्दी जल्दी उसको दफना के जो है ना वो मुद्दा यानी गायब कर दिया। अब जब वो आया तो उसने एप्लीकेशन दी, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करके तो वो एक एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें उसने उसकी गाड़ी भी कैप्चर की हुई थी, उसके कैंट के अंदर 3 घर थे एक एक कनाल के, वो भी फौजरी के साथ वो भी हथियाले गए थे, और जो उनकी जो अमाउंट थी जिसमें वो एक उसको फ्रंटमैन बना के वो कारोबार कर रहे थे, तो वो सारे का सारा जितना माल था जिस तरीके से हराम तरीके से आया था उसी तरह सारे का सारा वो मुंशी जो है ना वो लपेट के ले गया, और वो बेटा उसका यहीं पे खज्जल ख्वार होते होते वो फिर दोबारा अमेरिका चला गया। हर महकमे में जो है वो रिश्वत का और करप्शन का बाजार तो बहुत गर्म होता है। लेट्स सपोज कि अगर बारा साहब आपकी जगह कोई और अफसर हो, ये चलें भले आप कोई ले लेते हैं, मैं हूँ, मेरे पास ओवरसीज पाकिस्तानी का केस आता है, मुझसे कहा जाता है कि यार मेरा फलाना मसला है, मेरी ज़मीन पे मसला हो गया है, इन्हें ज़रा सॉल्व तो करा दें। अब बारा साहब के साथ मेरी थोड़ी अच्छी बनती है, बारा साहब का केस आया हुआ है, ज़रा उन्हें हल करना है, तो पैसे वैसे बनते हैं नहीं, दूसरे अफसर कर लेते हैं। अच्छा, टू बी फ्रैंक, इसके अंदर ये जो कमेटी है इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 लोग बैठते हैं, और कोई बंदा किसी एक फर्द को मैनेज नहीं कर सकता। अच्छा। बेसिकली इसमें ये बहुत अच्छा है, इस हवाले से भी है। दूसरा ये है कि जो ओवरसीज इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बाज़ औक़ात कि पिछले दिनों एक खातून ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया कि यहाँ मार रोड के ऊपर मेरे दादा की एक फलां जो है ज़मीन है, वहाँ पे एक प्लाजा बन गया है, तो जिसकी वैल्यू तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए थी। अब मुझे वो कहने लगी कि जी देखे ना जी कि मैं तो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, ना ही मेरी फैमिली आ सकती है, तो आप मेरा ये मसला हल कराएं। मैंने उन्हें कहा कि जी आप हमारे ऑफिस में रब्ता करें, वो कमिश्नर साहब का मैंने नंबर दिया, उनसे उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो करने के मुझे कहने लगी कि जी आप इस तरह नहीं हो सकता कि कोई हमें कोई ऐसी पार्टी दे दें जो हमारे साथ 50-50 शेयर कर ले और हमें वो कब्जा दिलवा दे, हमें वो उसका हक। यानी लोग इतने इस ख़ास तौर पर जुडिशल सिस्टम से इतने फेडअप हैं कि वो फिर इस तरह की भी ऑफर्स करती हैं, लेकिन इस प्लेटफार्म के ऊपर ना तो फर्दे वाहद कोई फैसला कर सकता है और ना ही कि किसी के पास ये इख्तियार है। पूरी की पूरी वो कमेटी उसको देखती है, और यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी ओवरसीज़ है, मैं बल्कि आपको अगर आप कहें तो मैं उनके आपको डायरेक्ट नंबर भी दूंगा जिनके हमने मामला सॉल्व करवाए हैं, कि किसी से एक कोई पाई पैसा नहीं ले सकता, किसी से कोई। 30,000 के लगभग शिकायत बोला था ना आपने, 30,000 के लगभग। ये पूरे पंजाब के अंदर में, पंजाब के अंदर में 30,000 के लगभग जो है ना, वो उस 30,000 में से अभी कितनी सॉल्व हो चुकी है? उसमें तकरीबन इस वक्त तक हम तकरीबन कोई 57 तक, और वो भी इस तरह है कि
क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं को जो आम सिविल कोर्ट्स में पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं और पिछले 10-10, 15-15 सालों से वो पेंडिंग पड़े हैं, और वो उसमें हम ये हमारा ये फोरम ये किसी तरह उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। 3000 में से सिर्फ 57 लोग हैं जिनके केसेस हल हो चुके हैं। नहीं, आप इस तरह कह सकती हैं कि तकरीबन अगर 30,000 केस है तो उसमें से 16,000 लोग ऐसे हैं कि जिनके मामला हल हो चुके हैं। 16,000 ऐसे लोग हैं जिनके हो चुके हैं, ये ऑनवर्ड 2014-15 से लेकर आज तक। रिजवान साहब, कभी मोटी रकम ली है फर्ज लेने के लिए? क्योंकि सुनने में तो यही आता है, मैंने एक आम तासुर पाया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट के गेट के जो खड़ा चौकीदार है ना, उसको भी 4 पैसे देकर अंदर घुसाया जाता है और फिर बड़े अफसर तक जो है ना वो मोटी रकम दी जाती है सिर्फ एक फर्ज लेने के लिए। देखें, बड़े ऑफिसर वाली बात तो इसमें दुरुस्त नहीं है। बाकी जो आपकी पहला हिस्सा आपकी बात का, जी बिल्कुल आई एग्री। यानी बड़ा बंदा, यानी बड़ा अफसर नहीं करता, पैसे नहीं देता? नहीं, देखें वहाँ पे बड़ा ऑफिसर होता ही नहीं है। जो एक अराजी रिकॉर्ड सेंटर है उसमें सबसे बड़ा ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है, ग्रेड 17 का वो ऑफिसर होता है, वो सबसे बड़ा ऑफिसर है। या सर्विस सेक्टर इंचार्ज है, वो ग्रेड 16 का है। यानी आपका मतलब ये कि ग्रेड 16 के और ग्रेड 17 के अफराद जो है ना पैसा नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेते। मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, जहाँ पे आपने फर्द लेने जानी है, इंतकाल करवाने जाना है, वो ये लोग होते हैं। ठीक है ना? तो बड़े ऑफिसर से अगर आपकी मुराद है कि कोई डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर या डीजी लेवल, नहीं, इस तरह नहीं होता। वो तो लाहौर हेड ऑफिस में बैठते हैं ना, उनका तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, फाइनेंस चला रहे हैं, इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। अच्छा, वो लैंड चला रहे हैं, वो इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, मतलब कि वो अलग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा महकमा जो है ना। नहीं, सुपरवाइज कर रहे हैं। देखें एक और चीज, तो ये कैसा सुपरवाइज करते हैं? पैसे आ रहे हैं, चौकीदार तक पैसा खा रहा है और डायरेक्टर साहब उत्थे राम ना मजे नहीं, देखें हर सेंटर पे कैमरास लगे हुए हैं और एक मेन कंट्रोल रूम बना हुआ है। हमारा जो पेलरा हेडक्वार्टर है ठोकर न्याज बेग पे, वहाँ पे एक बाकायदा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बना हुआ है। पूरे पंजाब के जितने भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं सबको कैमरे के जरिए से वॉच किया जा रहा है और वहाँ कंट्रोल रूम बैठ के वॉच करते हैं। किस टाइम वॉच करते हैं वैसे? मतलब क्या, कैसे? मैं अगर चाय पी रही हूँ मैं वॉच कर रही हूँ, या मैं कुछ काम कर रही हूँ वॉच कर रही हूँ? सर इतना घपला है ना पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं तो ये बात शायद कर भी नहीं सकती, ना तो मेरी उम्र इतनी है ना मेरा तजुर्बा इतना है, लेकिन जितनी मैंने इस उम्र में देखा है ना, मतलब होश उड़ के रह गए बंदे के। जी बिल्कुल, यहाँ पे करप्शन है जी, मैं इस चीज़ से जो है वो इनकार नहीं कर रहा, करप्शन है। मगर आप ये भी तो देखें ना कि अथॉरिटी जो है वो कितनी तेज़ी से इस तरफ जा रही है कि जो भी लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं उनकी सजा सीधी जो है वो करप्शन नहीं नौकरी से निकालना। साहब पता की गल है, एस गवर्नमेंट दी थोड़ा या डंडा दिता हुआ है। बारा साहब ऐसा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आईके की गवर्नमेंट का थोड़ा सा तो डंडा है ना, पावर तो है ना, फिर काम थोड़ा सख्त किया है। जी बिल्कुल, पीटीआई की गवर्नमेंट इस चीज को ना बड़ा सीधे सीधे देख रही है और इसके ऊपर तो ये हो नहीं सकता कि बच जाए, और बड़ी तेजी से पिछले कई सालों से और बड़ा कब्जा किया हुआ था। और हमारे बुजदार साहब को बड़ा मासूम के जो पोड़ा बंदा है उन्हें पता नहीं किसे गलदा, उसी बंदे ने आके इतनी जमीनें वागुजार कराई हैं। जी कब्जा छुड़ाया है। जी बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तो सिर्फ कैमरे देख रही है। नहीं, कैमरे नहीं देख रही, काम भी कर रही है। काम भी कर रही है, कैमरे देख के काम कर रही है। कैमरे देख के काम कर रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, इसमें मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इस टाइम फेस कर रहा है? अच्छा, इसमें जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर आम पाकिस्तानी भी, उसमें मैं भी, आप भी, सब लोग शामिल हैं, तो एक जो फौरी तौर पर जिस कारोबार को प्रॉफिटेबल समझते हैं वो यही है बिल्कुल, पैसा। और इसमें बाखुशी जो है ना वो बंदा जाके फौरी तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो लगाने के लिए, इसी तरह ओवरसीज भी इसी तरह ही करते हैं कि देखते हैं कि जी बाकी चीज़ों की निस्बत, और ये है भी एक हकीकत है। लेकिन इसमें जो चीज़ ख़ास तौर पर अभी रिजवान साहब भी कह रहे थे कि अथॉरिटी जो है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट लाहौर है तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है LDA है। अब LDA अगर बाकायदा तौर पर ये जो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके अंदर पूरी तरह उसको देखते हुए कि जी जो ये प्लॉट उनसे अगर पहले शुरू से ही एक MOU साइन करवा लिया जाए कि जी आप उतने ही फाइल्स और उतने ही प्लॉट जो है वो आगे मार्केट में सेल के लिए लेके जाएंगे कि जितनी आपके पास कैपेसिटी है। अब एक बंदा आता है 100-200 कनाल के ऊपर एक फेस अनाउंस करता है और हजारों की तादाद में लोगों से पैसे पकड़ लेता है।
अब जब वो ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो वहाँ पे पता चलता है जी प्लाट तो 200-300 थे। प्रोवाइडर्स के टीवी पे इश्तिहार भी चल रहे होते हैं। आज और इश्तिहार, ना सिर्फ इश्तिहार चल रहे होते हैं बल्कि नए नए लोग जो है ना उसमें वो फंस रहे होते हैं, और जब पता चलता है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। और वही सरमाया, और मैं कहता हूँ कि आज जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया है, LDA को इख्तियारात ये कहा गया है कि जी लोगों को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए इन्हें सहूलत दें, लेकिन अगर इसके साथ साथ वो अथॉरिटी खुद बसाते खुद इन चीज़ों को साथ साथ लुक आफ्टर करे, चूँकि बेसिकली एरिया वाइज इनके इंस्पेक्टर, इनके डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटेड होते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, वो उसमें जाके फिर वो भी इस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियां हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को साथ फ्रॉड करने में कामयाब हो जाती हैं, और जब तक वो सब कुछ कर चुकी होती हैं तो बंदा फिर वो आके वो डिसार्ट होता है, फिर इसी तरह कोर्टों में, कचहरियों में, और फिर वो लोग होता है। कभी ऊपर की कमाई की ऑफर हुई है आपको? है थोड़ी जो इसी कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि अगर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को जो है उसके अंदर पढ़े लिखे लोगों को लेकर आया जाए, जैसे पटवारी पढ़े पुढ़े है कोई नहीं, हाँ जी ऐसा किताब ये वो वही अपना पंजाबी कल्चर जड़ा है, इसके अंदर इस्लाहात जो है कैसे लेकर आएंगे? पढ़ाई लिखाई का रिश्वत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, मैं इस्लाहात की बात कर रही हूँ। वो तो मैंने पहला सवाल को आपकी मुस्कुराहट से उसका जवाब मुझे मिल गया था, लेकिन यह है कि इसका मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस सिस्टम को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को? देखिए, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ना वो जस्ट एक अदारा है जो कि ज़मीनों के साथ डील कर रहा है। इसके अलावा जो अदारे ज़मीनों के साथ डील कर रहे हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और मुतलका जो टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो हैं। ठीक, ये सारे अदारे मिलके जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ को और हाउसिंग कॉलोनियों को जो है वो डील कर रहे हैं। इनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बड़ा वीक है, जैसे कि अभी बारा साहब ने LDA की मिसाल दी। इसके साथ ही जो है वो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बहुत बाकी है और इसी हवाले से आपको मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देते रहेंगे। लेकिन अगर आपके कोई क्यूरीज है या आप पाकिस्तानी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके माइंड में कुछ ऐसे सवाल हो या उनका कोई ऐसा इशू हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जो हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो उजागर करना चाहते हो, दूसरों को भी इससे अवेयरनेस देना चाहते हो, तो वो हमसे राब्ता भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू भी, और अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। आपसे मुलाकात अभी बहुत बाकी है, लेकिन मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।